हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप सो आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा अपन ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट किया है। न्यूट्रिशन कंप्लीट किया है, न्यूट्रिशन में प्लांट न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया और एनिमल न्यूट्रिशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। आज का अपना लेक्चर रहेगा कंप्लीटली डेडिकेटेड रहेगा रेस्पिरेशन के लिए, जिसमें हम जनरल रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट रेस्पिरेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 9। अभी तक हमने 9 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिनमें से इन 9 लेक्चर में 8 लेक्चर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, और 8 लेक्चर में से हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में क्या क्या कंप्लीट किया है, ओनली एक न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट किया है। ठीक है बेटा, चलो न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन पढ़ते हैं। तो रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, प्लांट का रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने को पढ़ना है। सबसे पहली बात करें, रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन एक्चुअल हम लोग क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं अंदर में, तो इस प्रोसेस को, या फिर बाहर जो CO2 बाहर छोड़ रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। बेटा ये बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या है, ब्रीदिंग के प्रोसेस है। किस चीज के, ब्रीदिंग के प्रोसेस है। ठीक है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग के प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या आता है बेटा, अपने को सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, उससे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, कितने एटीपी बन रहे हैं, कौन से टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होता है, रेस्पिरेशन के। तो ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन लिविंग प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन। ग्लूकोल ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन either in the presence of oxygen or lack of oxygen or absence of oxygen to obtain energy in the form of ATP is known as respiration। क्लियर है। ये देखो बेटा, हमने 3 चीजें अलग अलग पढ़ी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस है तो प्रोसेस को फर्मेंटेशन बोलेंगे। ठीक है, कहाँ होता है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन की। बेटा जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या पर्टिकुलर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमारे हार्ट को क्या आदत है, लिमिटेड ब्लड की सप्लाई करनी, जितनी डेली कर रहे हैं। हमने अचानक से एक्सरसाइज कर दी, अचानक से रनिंग लगा दी, तो उसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा है। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के बजाय डेली जितना थोड़ी बढ़ पाएगा कि एकदम से एक दिन में हमने रनिंग की और हार्ट को पता चल गया कि आज रनिंग हो रही है तो ब्लड की सप्लाई बढ़ा दो। ऐसा बेटा बिल्कुल नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, जो अपनी कंप्लीट एरोबिक रेस्पिरेशन होना है वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से मसल्स के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपने क्रैम्प्स का रीजन बनता है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे अपने को 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर। तो तीनों चीजों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, कट डाउन की प्रोसेस है बेटा। जैसे कि हम लोग क्या बात कर रहे थे, मेटाबॉलिक प्रोसेस 2 टाइप की होती है, एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, दूसरी एनाबोलिक प्रोसेस है। तो कैटाबोलिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें किसी चीज का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एनाबोलिक प्रोसेस कौन सी होती है, जिसमें किसी भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो बेटा फॉर्मेशन वाली रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एनाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे। रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। और डिस्ट्रक्टिव पाथवे बोलेंगे या डिस्ट्रक्टिव रेस्पिरेशन बोलेंगे। क्लियर। अब बेटा एटीपी टर्म बार बार इस चैप्टर में यूज ली जाएगी। एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन क्या है बेटा, एक नाइट्रोजिनस बेस है एडेनिन। इसके साथ में क्या है, 5 कार्बन का एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, और साथ ही साथ में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। क्लियर। अब बेटा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो बेटा टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, 2 तरीके से पढ़ना होता है अपने को। कौन कौन से 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड की हम बात करते हैं, किसके बेसिस पे, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट कौन से, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेशन में कौन सा सबस्ट्रेट यूज आ रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप पढ़ते हैं। तो बेटा ये 2 टाइप का होता है, रेस्पिरेशन सबस्ट्रेट के बेसिस पे 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं ये 2 टाइप, एक होता है बेटा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन।
फ्लोटिंग और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होते हैं बेटा। रेस्पिरेशन की बात, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन कब होता है और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में क्या यूज होंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट्स यूज आ रहे हैं, या फिर इनके साथ साथ लिपिड यूज आ रहा है, तो इसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जब बेटा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में प्रोटीन काम में आ रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। प्रोटीन कौन सा बेटा? जो स्टोर्ड प्रोटीन है, अपनी मसल्स का प्रोटीन है। ये कब होता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन? बेटा स्टारवेशन के पीरियड में होता है। और फ्लोटिंग रेस्पिरेशन जनरल कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद में बेटा सेकंड टाइप की बात करें, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये किसकी प्रेजेंस में बेटा? प्रेजेंस बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे बेटा दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट की बात करें, ये कहां प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसका कुछ पार्ट जो ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट है वो कहां होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। ये बेटा कंप्लीटली कहां होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अब बेटा इसमें एटीपी फॉर्मेशन कितना होगा? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना? 36 या 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ओनली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बात? अब बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन के भी दो टाइप हो सकते हैं, एक को फर्मेंटेशन बोलते हैं, दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन है एक्चुअली। तो बेटा कहां कहां होते हैं? ये होता है या तो मसल सेल के अंदर होगी, कहां पर? लैक ऑफ ऑक्सीजन में रहेंगे, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। या फिर कंप्लीटली अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है, कंप्लीटली ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो बेटा फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन के अंदर क्या बनता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। एंड प्रोडक्ट की और बात कर लेते हैं इनमें। एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के CO2 एंड H2O होते हैं। क्लियर? और बेटा एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या तो एल्कोहल बनता है या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। जब भी एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल के साथ हमेशा CO2 का फॉर्मेशन होता है, लैक्टिक एसिड के साथ किसी भी CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता है, बिल्कुल ठीक है। अब चलो आगे की बात करते हैं अपन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। रेस्पिरेशन के टाइप्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहला एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। चलो एक बार टाइप्स फिर से तुम्हें बता देते हैं। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में दो टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन ऑक्सीजन प्रेजेंस पे। कौन कौन से? फर्स्ट टाइप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड टाइप होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा? जब बेटा ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा। कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज का, किसमें? CO2 और वाटर मॉलिक्यूल में। क्लियर? देखो, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज नॉन एरोबिक रेस्पिरेशन। कितने मैक्सिमम एटीपी बनेंगे बेटा? 36 एटीपी बनेंगे या फिर 38 एटीपी बनेंगे। 36 एटीपी कहां बनेंगे और 38 एटीपी कहां बनेंगे? बेटा अपनी जो ब्रेन सेल्स है और जो हार्ट की सेल है उनमें 38 एटीपी बनेंगे, और जो अपनी बाकी सेल है कंप्लीट बॉडी की, उन सब में कितने? 36 एटीपी बनेंगे। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में सटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये होता है। आपको आगे डिटेल में बता दी जाएंगी ये चीजें। अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, इक्वेशन की। कौन से इक्वेशन की बात करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन की बात करते हैं। बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में ये ब्रेकडाउन होगा, इससे ATP का फॉर्मेशन होगा फॉर्म ऑफ एनर्जी में।
ठीक है। इसके साथ साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये अलग अलग लोकेशन पे होते हैं। इनकी आपको भी मैं कंप्लीट जानकारी आगे देने वाला हूँ। साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया या फिर मैट्रिक्स पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। अब देखो दूसरी बात करते हैं सेकंड टाइप की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है? जब या तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा हो किसमें? लैक ऑफ ऑक्सीजन में या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इन दोनों प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन बोलते हैं। या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोला जाएगा या फिर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोला जाएगा, एंड प्रोडक्ट के बेसिस पे। जिस भी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है उसी के बेसिस पे इनका नाम दे दिया जाता है। देखो, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक प्लेस either lack of oxygen or in the absence of oxygen to give less energy is known as anaerobic respiration। क्लियर बात है। anaerobic respiration कब बोल रहे हैं? जब या तो कंप्लीटली ऑक्सीजन एब्सेंट होती हो या फिर ऑक्सीजन की कमी होती हो। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही हो, तो अब क्या होगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन को ही क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है। इनकी साइट क्या होती है? लोकेशन की बात करें, लोकेशन क्या रहेगी? साइटोप्लाज्म में रहेगा। टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, या तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में होता होगा, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। क्लियर, दोनों पार्ट। तो बेटा अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो बेटा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और साथ में एनर्जी निकलती है कितनी? 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होगा। अब बेटा साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी दो प्रोसेस से निकलेगा ये? फर्स्ट प्रोसेस इसके लिए ग्लाइकोलाइसिस होगा, जिसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट करके किसका? पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। साथ ही साथ में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी है या फिर ऑक्सीजन की कमी है तो किसका? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, जो अपनी मसल्स में क्रैम्प का रीजन बनता है। इट टेक प्लेस इन और मसल सेल्स। फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड गिव राइज टू क्रैम्प इन मसल्स। क्लियर बात है। चलो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो बेटा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा किसमें? इथाइल एल्कोहल में। इसमें इथाइल एल्कोहल में टूटेगा। साथ ही साथ में एक CO2 का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। सॉरी, एक नहीं बेटा, 2 CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। साथ में एनर्जी रिलीज होगी, वो कितनी होगी? 2 ATP एनर्जी का रिलीज होना होगा। ठीक है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होगी। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। कौन से? बेटा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट को ही फर्मेंटेशन बोल दिया जाता है। ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज वेरियस पाथवे। देखो सिंगल मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6 कार्बन प्रेजेंट है। 6 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। ये सबसे पहले साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होता है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने कार्बन का होना चाहिए? पायरुवेट 3 कार्बन का होना चाहिए। इस प्रोसेस में बेटा कितनी एनर्जी निकलती है? सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP यूज होते हैं। कितने? 2 ATP का यूज होता है। साथ ही साथ में 4 ATP का फॉर्मेशन होता है। इसी के साथ 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ में बेटा 2 मॉलिक्यूल NADH2 के फॉर्मेशन होते हैं। क्लियर है। 2 मॉलिक्यूल NADH2, 4 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ में 2 ATP यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर। अब बेटा बात करेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन की कमी है, कमी कहां पर रहेगी? अपनी मसल सेल के अंदर रहेगी, जो ज्यादा एक्सरसाइज कर रही है उन मसल सेल की बात कर रहे हैं। यहां पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है। अगर ये पायरुविक एसिड किसमें जा रहा है? ऑक्सीजन की कमी के अंदर ब्रेकडाउन हो रहा है, तो बेटा पायरुविक एसिड से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बनेंगे, जो खुद भी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और साथ ही साथ में 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अब बेटा बात करेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मींस जो एल्कोहलिक बैक्टीरिया है, जो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर यीस्ट सेल होगी जो एल्कोहल फॉर्मेशन, ब्रेड फॉर्मेशन में यूज आ रही है। इनमें क्या होता है बेटा? एथेनॉल या इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ में एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज होता है। कब? एक बार में एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। और एथेनॉल जो कि बेटा C2H5OH होता है, इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH।
मीन्स ये 2 कार्बन का प्रोडक्ट है, साथ में एक कार्बन किसके फॉर्म में, CO2 का फॉर्म में यहां से रिलीज हो चुका है, साथ में 2 ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? तो बेटा ये प्रोसेस कितनी बार होगी, 2 बार ये कंप्लीट प्रोसेस होने वाली है, इसमें टोटल 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। यही पायरुविक एसिड या पायरुवेट क्या करेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कहा जाएगा बेटा, मूव करेगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच रहे जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसमें टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। एक बार में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जो बेटा एक कार्बन डाइऑक्साइड तो लिंक रिएक्शन में रिलीज होता है, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड कहां रिलीज होते हैं, अपने क्रेब साइकिल के अंदर रिलीज होते हैं। साथ ही साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, कितने, 6 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, और साथ में ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो बेटा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, 2 पायरुविक एसिड से 2 बार लिंक रिएक्शन होगी और 2 बार क्रेब साइकिल होगी। इन कंप्लीट प्रोसेस के अंदर क्या होगा, 36 या 38 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, प्लांट क्या है, अपनी जैसे ह्यूमन के अंदर क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है। अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है तो प्लांट क्या करेंगे, अपने वेरियस पार्ट्स के थ्रू जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे सिंपली एग्जाम्पल के लिए देखो, ये एक अपना प्लांट है, यहाँ पर इसकी रूट्स प्रेजेंट होगी, तो जितनी रिक्वायरमेंट रूट को है वो रूट सेल अपने आप कंप्लीट कर लेगी। ये इसका स्टेम का पार्ट है, जितनी रिक्वायरमेंट स्टेम को है वो अपने आप स्टेम कंप्लीट कर लेगा। लीफ है या फिर ब्रांचेज है, ये अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा ये क्या लोकलाइज्ड सिस्टम नहीं है क्या, कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, लोकलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि अपने आप अपनी ऑक्सीजन की नीड का ध्यान रखता है। इसी वजह से बेटा रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो होती है प्लांट्स के अंदर स्लो होती है। क्या, रेट ऑफ रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर बहुत स्लो होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनमें लोकलाइज सिस्टम प्रेजेंट होता है, हर एक पार्ट अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट का अपने आप ध्यान रखता है। क्लियर? देखो, प्लांट डोंट हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम एज कंपेयर टू एनिमल्स, एंड येट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग दिस प्रोसेस इन प्लांट। इन प्लांट रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज लो एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, या एज कंपेयर टू एनिमल्स, ये अदर वर्ड को हटा दीजिए आप यहाँ से। तो बेटा एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स की बात करी जाए तो बेटा काफी कम इनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बेटा प्लांट के अंदर लोकलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होता है जो अपनी अपनी नीड का ध्यान रखता है। ठीक है, अपने ह्यूमन के अंदर क्या हो रहा है या एनिमल्स के अंदर क्या हो रहा है बेटा, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन को पहुंचाएंगे, फिर वहां से ब्लड के थ्रू कंप्लीट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो अपने को क्या होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हाई रखनी पड़ती है ताकि कंप्लीट बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक प्लेस बाय, कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजन का ट्रांसफर हो रहा है। सबसे फर्स्ट बात करेंगे लीव्स में। लीव्स में कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लीव्स में प्रेजेंट होता है बेटा स्टोमेटा। क्लियर है? बात करेंगे स्टेम की। स्टेम जब बेटा ग्रीन कंडीशन में या न्यू बॉर्न स्टेम है, जब तक ये ग्रीन है तब तक इसके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और फिर बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में जब इसकी आउटर वॉल थिक हो जाती है सुबेरिन या लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से, तो बेटा ये क्या करते हैं, लेंटिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेंटिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं कहां पर, स्टेम की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं। थर्ड बात करें हम लोग रूट की, तो रूट में बेटा रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो टर्मिनल रूट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ साथ वाटर का इंटेक का भी ध्यान रखते हैं अपना। ठीक है, तो तीनों चीजें आ गई समझ में, कौन कौन से 3 पार्ट है प्लांट में जो रूट ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट लीफ हो गया, लीफ के बाद स्टेम हो गया, स्टेम के बाद रूट हो गया। तो रूट का कौन सा पार्ट है रिस्पॉन्सिबल, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम में जब तक ग्रीन स्टेम है तब तक इनके ऊपर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और जब स्टोमेटा नहीं है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद में कौन सी लेंटिकल्स प्रेजेंट होती है जिनको लेंटिस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लीफ की। लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। बाइलेटरल लीफ में ओनली लोअर सरफेस पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है सॉरी
जो डाइकोट लीफ होती है उसमें लोअर सरफेस पर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, और मोनोकोट लीफ के अंदर क्या होता है, दोनों सरफेस पे इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे लीफ की। लीफ में कौन सी स्ट्रक्चर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है रेस्पिरेशन के लिए? ओनली सिंगल स्ट्रक्चर है, कौन सी? स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या कर रही है, किस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करती है? On leaves there are present of special structure called stomata which help in the exchange of gases between plant body और leaves। प्लांट बॉडी या लीव्स के बीच में क्या कर रही है, गैस के इसके एक्सचेंज में हेल्प कर रही है, CO2 को बाहर भेजने का काम कर रही है, ऑक्सीजन को अंदर लेने का काम कर रही है फ्रॉम सराउंडिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर रही है किसमें, प्लांट बॉडी में और सराउंडिंग एनवायरमेंट में। अब बेटा इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो सबसे सेंट्रल पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, खाली स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। जब ये ओपन कंडीशन के अंदर होता है, ओपन कंडीशन में होता है तो बेटा ये थोड़ी सी जो ल्यूमेन अपने को दिख रही है ये क्या होती है, वाइड होती है इसकी। जब ये क्लोज कंडीशन में हो जाता है तो इसकी बेटा ये ल्यूमेन बहुत थोड़ी सी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लोज कंडीशन में दिखाया हुआ है, यहाँ ये ओपन कंडीशन के अंदर है। इसके दोनों तरफ जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स है दो सेल, इनको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, जो कंप्लीटली इस स्टोमेटल पोर को कंट्रोल करने का काम करेगी। ये जो दो गार्ड सेल है बेटा, हर एक स्टोमेटल पोर के दोनों तरफ क्या होती है, दो गार्ड सेल प्रेजेंट होती है जो अलग अलग शेप में प्रेजेंट होती है। ये बेटा मोनोकोट में तो कैसी होती है, मोनोकोट में होती है गार्ड शेप, सॉरी डंबल शेप की। डंबल शेप की होती है, और डाइकोट के अंदर ये बीन शेप की होती है, बीन या किडनी की शेप की ये प्रेजेंट होती है। इनमें बेटा क्या होता है, इनमें वेरियस नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये क्या करती है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ग्लूकोज के फॉर्मेशन होने की वजह से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर, जो इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ रही है उसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से इनमें बेटा जो बाहर की सेल्स है, असेसरी या सब्सिडरी सेल्स, इनसे वाटर का इंटेक होता है और ये स्वेल होती है। स्वेल होने की वजह से इनकी जो इनर वॉल जो थिक कंडीशन में प्रेजेंट है, ये क्या होती है, यहाँ से दूर होने लगती है। ठीक है, जैसे ही गार्ड सेल क्या होगी, स्वेल होगी, तो क्या इनके अंदर क्या होगा, ये जो ल्यूमेन है या फिर स्टोमेटल पोर है, इसका एरिया बढ़ने लगता है और ये जो अपने स्टोमेटा ये ओपन कंडीशन में आ जाते हैं। ठीक है, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है, एपिडर्मल सेल्स होती है जो लीफ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब इसको क्लोज होना होता है या आफ्टर सनलाइट के बाद में क्या हो रही है, सनलाइट जाने के बाद में इसको स्टोमेटल पोर को क्लोज करना है। बेटा क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस हो रहा है उसको रोक देगा। फोटोसिंथेसिस रुकने की वजह से क्या होगा, यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आएगी। ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आने की वजह से पानी वापस रिटर्न हो जाएगा और जो बेटा स्वेल हुई हुई सेल्स थी वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, ल्यूमेन या फिर स्टोमेटल पोर अपने आप की साइज छोटी हो जाएगी। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग स्टेम की। स्टेम में बेटा मेरे को दो बार देखना है, जब स्टेम के अंदर प्राइमरी ग्रोथ हो रही होती है या फिर सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद की बात करेंगे। तो प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे बेटा यहाँ पर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं उसी तरीके से। क्यों, क्योंकि बेटा अभी तक स्टेम क्या है, ग्रीन कंडीशन के अंदर है, इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुई है। तो बेटा ये जो कोमल स्टेम होता है ना बेटा, नाजुक सा होता है स्टेम जो आपस में ऐसे हिल डुल सकता है, उस स्टेम की बात हो रही है। यहाँ पर क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं, कहां पर, प्लांट के स्टेम और एनवायरमेंट के बीच में। जब इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो बेटा ऊपर में छोटी छोटी लेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि एक लिविंग सेल्स होती है। ये क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज को कंटिन्यू करने लगती है। ठीक है, लेंटिकल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज करवाती है कहां पर, एनवायरमेंट और प्लांट के बीच में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रूट से। तो बेटा रूट में गैसियस एक्सचेंज का रोल है जो रूट हेयर करते हैं। ठीक है, कौन, रूट हेयर। रूट हेयर कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो टर्सरी रूट्स होती है उनके ऊपर, या फिर रूट का जो लास्ट का 5 से 7 सेंटीमीटर वाला एरिया होता है वहां पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, फाइन स्ट्रक्चर होती है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है और एपिडर्मिस की आउटर ग्रोथ होती है। कैसी, एपिडर्मिस की आउटर ग्रोथ होती है बेटा। सिंपल जैसे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है
इस तरीके से बेटा इन्हीं में से किसी भी सेल का क्या होता है, आउट ग्रोथ का फॉर्मेशन हो जाता है और यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर गैसियस एक्सचेंज में भी रोल करती है और वाटर के एक्सचेंज में भी, वाटर का इंटेक करती है, गैसेज का एक्सचेंज करती है, ठीक है। वाटर इंटेक और गैस एक्सचेंज में अपना कंप्लीट रोल निभाती है, ठीक है। तो ऑन रूट एपिडर्मल फॉर्म द रूट हेयर, एपिडर्मल forms root hair which increase the surface area of roots for absorption of water and minerals from surrounding soil and also help in the exchange of gases between root and soil। क्लियर बात है, रूट और सोइल के बीच में गैसियस एक्सचेंज का रोल कौन कर रहा है, रूट हेयर कर रहे हैं, साथ साथ वाटर एब्जॉर्प्शन भी कर रहे हैं, नो, ठीक है। तो रूट हेयर की बात हो गई। अब बेटा कुछ मार्सी एरिया या दलदली एरिया की बात करते हैं, समुद्र के आसपास, जो मेरीन रीजन के आसपास का जो एरिया होता है, वहां पर क्या होता है, सोइल के अंदर क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती, सॉरी वाटर, सोइल के अंदर वाटर का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो सोइल के जो एयर पोर होते हैं, जिनमें एयर प्रेजेंट होनी चाहिए, वो किसके द्वारा फिल कर दी जाती है, वाटर के द्वारा। अगर सोइल में वाटर की कमी हो, वाटर की ज्यादा अधिकता की वजह से क्या हो रहा है, वाटर की ज्यादा प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर एयर की कमी हो रही है, तो बेटा उस कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, कुछ रूट क्या करती है, अपनी अपोजिट ग्रोथ शो करती है, जो कि कैसी होती है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिक और नेगेटिव जियोट्रोपिक ग्रोथ दिखाती है। ये बेटा कुछ रूट क्या करती है, इनमें से बाहर निकल जाती है। इन रूट को क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स रूट बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेटोफोर रूट बोलेंगे। इनके ऊपर क्या होती है, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके से जैसे रूट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होंगे, जो कि स्टोमेटा की तरह ही एक स्ट्रक्चर है। किसमें रोल दे रहे हैं, अपना एक्टिव रोल निभाते हैं, किसमें, गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि बेटा सोइल के अंदर वाटर भरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं है। तो कुछ रूट क्या करती है, इनमें से नेगेटिव जियोट्रोपिक और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक स्टेम की तरह ग्रोथ करते हुए बाहर निकल जाती है सोइल से। ये देखिए बेटा, ये मार्सी एरिया है, पीछे आपको मेरीन रीजन दिख रहा होगा, तो यहाँ की इस प्लांट की कुछ रूट क्या कर रही है, वापस से नेगेटिव ग्रोथ दिखाते हुए बाहर की ओर मूव कर जा रही है। इन्हीं रूट को क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक रूट बोलते हैं, जो कि, और इनके ऊपर जो पोर प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं, ठीक है। रूट ऑफ प्लांट ऑफ स्वाम्पी रीजन या मडी रीजन ग्रो vertically upward for the exchange of gases between the plant body and surrounding air, such root are called pneumatophore, ठीक है। इन रूट को क्या बोलेंगे, न्यूमेटोफोर बोलेंगे। इनके ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इनको भी न्यूमेटोफोर ही बोलते हैं, क्लियर। तो बेटा ये रहा अपना आज का लेक्चर। इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा आपके लिए काम की बात, आपको अगर ये सेम पीडीएफ या फिर कुछ लेक्चर के नोट्स चाहिए होती तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी बच्चे के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्लियर है। आपके लिए परमानेंट एक फैकल्टी की व्यवस्था कर दी गई है, जो कि आपके कमेंट का आंसर करेगी और आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करेगी, ठीक है। और बेटा अगर आपको कुछ हमारे प्रीमियम नोट्स और कुछ डीपीपीज और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, तो आप बेटा इस क्यूआर कोड को स्कैन करो। एसीआई का एप्लीकेशन है अपना करियर इंस्टीट्यूट के नाम से, जो ओनली प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर अवेलेबल नहीं है अभी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर बेटा बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में कुछ कोर्स दिए हुए हैं, आप उनको आराम से देख सकते हो और अपने लिए बाई कर सकते हो, ठीक है बेटा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।